घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर
आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचिकांग क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, ओके, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं।
मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, इस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। मान्यवर, ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा, और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा, और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। मान्यवर, मैं थोड़ा एनआईए की जांच के बारे में भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, जिस दिन लश्कर-ए-तोयबा ने और इसके आउटफिट टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। मान्यवर, हमने तुरंत ही इसकी जांच एनआईए को दे दी। हमने पूरी व्यवस्था की। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि ये लोग देश छोड़कर भाग न जाए। और मान्यवर, इसकी जांच की शुरुआत हुई। एक थकाने वाली बहुत लंबी जांच हुई है। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे, उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई, और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया। और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया, और ढूंढते 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास
AK-47 और M9 कार्बाइन थी, जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। मान्यवर, उस वक्त हमने जिन खोखो को रिकवर किया था, इसको हमने चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेज दिया और जब चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वही राइफल से एप्को आतंकी हमला हुआ था, वो भी निश्चित हुआ। तो आज इसके साथ साथ दूसरे एप्को आतंकी हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का भी इसके साथ ही समाप्ति हुई है, उनको मार दिया गया है। मान्यवर, और इसके बाद में स्केच बनाया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की माता जो थी, इन्होंने ये तीनों आतंकियों के मृतदेहों को पहचान लिया है। दोनों आतंकवादी घटना में साथ लेने वाले उनके साथियों ने भी पहचान लिया है और अब उसकी FSL की पुष्टि भी आज सुबह 4 बजे हो गई थी। अब मैं जांच का पूरा ब्यौरा बताना चाहता हूं। मान्यवर, ये हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। हमले में 2 AK-47 और 1 M9 कार्बाइन का प्रयोग किया गया था और अब जो पकड़े गए हैं, इसके सुलेमान के कारण एप्को का मामला भी आज रिजॉल्व हो रहा है और आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 स्थानीय लोगों को भी इस केस में पकड़ लिया गया है। अब मान्यवर, कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई, जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा, जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया, जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब, किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, अब मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों घटनाक्रम के लिए मान्यवर ये अभी से थक जाते हैं। प्लीज बैठिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखे भैया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। मान्यवर, मैं पहलगांव आतंकी हमला
और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। कल ढेर सारे सवाल उठाए। वैसे तो मुझे लगता था कि कल रक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद शायद कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में भाषण देना शुरू करेगी और अगर थोड़ी बहुत जनता की इच्छा की परख होती तो वो ही करते, मगर नहीं करा, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने बहुत बारीकी से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इसकी जरूरियात, इसकी प्रासंगिकता और इसके परिणाम, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने रखा जाए। मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। अब सवाल किए हैं तो मुझे जवाब देना भी पड़ेगा, उनको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, मैं पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। मान्यवर, 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। हमने उसी वक्त मैं श्रीनगर जाने के लिए निकल गया। रात को ही सुरक्षा बलों की मीटिंग कर ये भाग न पाए इसकी व्यवस्था की। माननीय मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग चेयर की। ये कह रहे हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि सीसीएस की 23 अप्रैल की मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर था सिंधु जल संधि, इसको स्थगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकी जो चलती थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा को सस्पेंड कर सभी को वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। पाकिस्तान स्थित उच्चायोग ने रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया, संख्या को 55 से घटाकर 30 किया और सीसीएस ने ये संकल्प लिया कि जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे हैं उनको और उनकी ट्रेनिंग करने वाले अड्डों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ उचित जवाब देगी। मान्यवर, जिस तारीख को ये हुआ उसी दिन ये निर्णय हो चुका। मान्यवर, इसके बाद में कल गोगाई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार। मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है। मान्यवर, उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। कोट अनकोट है। 22 अप्रैल को पहलगाम का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बची खुची जमीन भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हर एक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट। अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है। जैसे चश्मे होते हैं ऐसी ही दृष्टि होती है। मान्यवर, इसके बाद 30 अप्रैल को मान्यवर 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई। पहले 23 को हुई थी। उसमें सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशन की फ्रीडम दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसीएस की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, एनएसए और सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठकर पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम किया और इसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को रात को 1:04 से 4 मिनट से 1:24 तक चला। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। साहब, इससे बड़ा संयमित हमला नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही, निर्दोष मर रहे। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया, परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे गए। स्थान थे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, महमूना जाया कैंप सियालकोट, अरे नाम सुनो काम में आएंगे, सरजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिंगबर्ग और अब्बास कैंप कोटली। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया। एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया। मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। और मान्यवर, ये आतंकी के ठिकानों पर हमला हुआ, इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख, याकूब मलिक जेएम पदाधिकारी, मोहम्मद हमसा जमील जेएम ऑपरेटिव, मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। जैसे मोहम्मद का आमिर मोहम्मद हसन खान गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद हसन गंभीर रूप से घायल हुआ। अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोएम मलिक, इनका कोई पता ठिकाना नहीं। और मान्यवर, ये पूछते थे मुझे कल कि पहलगांव के दोषी कहां गए? वो पहलगांव के दोषी कहां गए? ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदम्बरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें पूछते हैं कहां गए? अरे भाई,
आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का कहा। मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप, इस पर भी गर्व नहीं कर सकते। मान्यवर, मान्यवर 7 मई को 1:26 पर 22 मिनट पर ये हमारा काम समाप्त हो गया। मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये पूरी तरह से मान्यवर, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। 8 मई को पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमारे सेना के अड्डों पर हमला किया, मगर एक भी मिसाइल से उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाई। बहुत नजदीक से की हुई गोलाबारी के कारण हमारे एक गुरुद्वारा टूटा, एक मंदिर टूटा, कुछ हमारे नागरिक हताहत हुए। और दूसरे दिन 9 मई को मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, एक मीटिंग करी, राजनाथ जी, मोदी जी, एनएसए, सेना के सारे अध्यक्ष, और जवाब देने का तय किया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर, 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। नूर खान चकलाला एयरबेस तोड़ दिया गया, मुरीद तोड़ दिया गया, सुगुर्दा तोड़ दिया गया, रफीकी तोड़ दिया गया, रहीम यार खान तोड़ दिया गया, जकोबाबाद तोड़ दिया गया, सुक्कुर और भोलारी भी तोड़ दिया। और सुक्कुर, लाहौर, अरिफवाला, चुनेन, जकोकाबाद और नया चोर, ये 6 रडार सिस्टम भी उनके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। 2 सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन लाहौर और ओकारा में इनका जखीरा भी समाप्त कर दिया गया। और मान्यवर, ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते, हर चीज में। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। अब मान्यवर, ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया?
युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया, 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था, 66 में उसको लौटा दिया गया। मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया, पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर, युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93,000 और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था।